तक सिद्धार्थ एक बहुत ही गहरी सोच में डूब गया था। वो वहां जाएगा जरूर, पर वो अभी भी अपने दुश्मन को अलर्ट नहीं होने देगा। इस वक्त सिद्धार्थ भी जल्द से जल्द कार्तिक के पीछे जाना चाहता था। अपने बाकी के गार्ड्स को मिलाने के बाद सिद्धार्थ के पास भी अब 10,000 गार्ड्स हो चुके थे और इतने सारे बॉडीगार्ड्स को अपने साथ देखकर सिद्धार्थ मन ही मन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और यही सोच रहा था कि वो इतने सारे लोगों को वहां लेकर कार्तिक को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। और ये पता चल जाने के बाद कि कार्तिक किसी आइलैंड पर रहता है तो वो इन 10,000 लोगों के साथ वहां जाने वाला था और सिद्धार्थ को इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसके इतने सारे लोगों के सामने कार्तिक के गार्ड्स बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे और वो भाग खड़े होंगे, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ जो गार्ड्स थे वो भी वीक नहीं थे और सभी वेल ट्रेन्ड गार्ड्स थे। अभी भी सिद्धार्थ हाइजू आने का अपना पर्पस भूला नहीं था। उसके लिए कार्तिक को सबक सिखाने के अलावा टॉप प्रायोरिटी पर उस टॉप लेवल की ग्रीन जेड स्टोन माइन का पता लगाना था। पर सिद्धार्थ को कहां पता था कि वो इन सब झमेलों में फंस जाएगा और कार्तिक भी सिद्धार्थ को बराबर की टक्कर दे रहा था, क्योंकि वो सिद्धार्थ का एक पावरफुल अपोनेंट था। और इस वक्त सिद्धार्थ को भी कहीं ना कहीं कार्तिक के लिए यही फील हो रहा था कि कार्तिक उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रबलसम है। आज सिद्धार्थ ने कार्तिक के कुछ हजार लोगों को ही यहाँ देखा था और सिद्धार्थ को कार्तिक के बारे में ये श्योर नहीं था कि वो उसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ थी या इसके अलावा भी कार्तिक के पास उसके आइलैंड पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। सिद्धार्थ के मन में इस वक्त यही सब बातें चल रही थी कि अगर उसके पास उससे ज्यादा लोग निकले तो, और क्या उस जगह को जहां कार्तिक रहता है उसे बहुत सारे गार्ड्स ने प्रोटेक्ट करके रखा होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिद्धार्थ ना तो वहां जा पाएगा और अगर चला भी गया तो उतनी आसानी से कार्तिक पर अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो कार्तिक से अपना बदला नहीं ले पाएगा। पर सिद्धार्थ को कार्तिक से बदला तो हर हाल में लेना था, क्योंकि एक तो उसके लोगों के सामने उसकी इज्जत का सवाल था और दूसरा अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके सारे सबऑर्डिनेट्स मिलकर हंगामा खड़ा कर देंगे। और इस वक्त सिद्धार्थ कैसे भी करके अपने लोगों के सामने अपना इमेज बचाना चाहता था, क्योंकि पहले तो वो आज कार्तिक से इतना पिटा था कि उसके लोगों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और अब वो अपने लोगों के सामने अपनी बची कुची इज्जत भी लुटवाना नहीं चाहता था। यही सब सोचकर सिद्धार्थ ने बाकी किसी बात की बिना कोई परवाह किए कार्तिक से वो लड़ने को तैयार हो गया। हालांकि जेड माइन सिद्धार्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, जिसे वो हर हाल में पाना चाहता था। सिद्धार्थ को अपने दिल ही दिल में इस बात का पूरा यकीन था कि कोई भी उससे वो जेड माइन छीन नहीं सकता था और आज नहीं तो कल वो जेड माइन उसी के हाथ लगनी थी, क्योंकि अब इस माइन को पाना भी सिद्धार्थ की इज्जत का सवाल बन गया था। सिद्धार्थ यही सब सोच रहा था कि तभी उसकी नजर अपने ग्रुप मेंबर्स के फेस एक्सप्रेशंस पर गई, जिनके चेहरे पर कार्तिक से बदला लेने का भूत सवार था और वो जल्द से जल्द उस कार्तिक तक पहुंच जाना चाहते थे। तभी सिद्धार्थ के लोगों ने उससे कहा, बॉस अब हम क्या करें? अब आपको जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा। अगर हमने इस बार उसे सबक सिखा दिया तो वो कभी भी हमसे ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगा। यस बॉस, वो कार्तिक बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और उसके बात करने का तरीका बहुत ज्यादा घटिया। सिद्धार्थ के इन लोगों के लिए सिद्धार्थ बिल्कुल किसी भगवान की तरह था, इसीलिए जो कुछ भी होगा वो सिद्धार्थ के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही होगा और सिद्धार्थ जो भी डिसीजन लेगा वो बिल्कुल सही ही होगा। इसीलिए सिद्धार्थ को अपने लोगों की बात मानकर ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि अपने लोगों के सामने सिद्धार्थ की सारी इमेज और डिग्निटी जा चुकी थी। इसीलिए सिद्धार्थ को अब ये डिसीजन लेना पड़ा था। सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि शुक्ला फैमिली का वारिस था, उसे कार्तिक ने उसके सबऑर्डिनेट्स और गार्ड्स की तरह ही पानी में फेंक दिया था, यहाँ तक कि उसके पेट में भी गंदा पानी भर गया था। और जैसे ही ये सब ख्याल सिद्धार्थ के मन में आए तो उसे बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील होने लगा। सिद्धार्थ इस वक्त कॉर्नर में खड़ा यही सब सोच रहा था कि तभी उसने अपने सबऑर्डिनेट्स की बात सुनने के बाद उनसे कहा, तुम अपने आधे गार्ड्स को यहीं छोड़ दो ताकि वो साउथ क्लाउड से बाकी के लोगों को यहाँ आने पर अपने साथ आइलैंड पर लेकर आए, और बाकी बचे हुए तुम लोग जल्दी से एक बोट रेंट पर लो और कार्तिक और उसके लोगों को फॉलो करते हुए उनके बेस कैंप तक पहुंचो। और जैसे ही सिद्धार्थ के लोगों ने अपने बॉस की बात सुनी तो वो सब एकदम से एक्साइटेड हो गए और उन्होंने सहमत होते हुए एक साथ कहा, ओके बॉस। इस वक्त ये सारे लोग कार्तिक से रिवेंज लेना चाहते थे और उसे मजाक चखाना चाहते थे, इसीलिए अपने बॉस सिद्धार्थ की बात सुनते ही ये सारे लोग बहुत खुश हो गए। पर तभी ये सारा माहौल अचानक से खराब हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ के किसी आदमी ने वहां फाट कर दिया और तभी ये सारे लोग एम्बैरेसमेंट में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पर ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद बारी बारी से सारे लोग फाट करने लग गए थे। और जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने आसपास ये देखा तो उसका मुंह बन गया और उसने चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहा, क्या बकवास है? क्या तुम लोग सब जानबूझकर कर रहे हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके आदमियों ने सिद्धार्थ से कहा, नो बॉस, वो मेरा थोड़ा पेट खराब है, मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे हो क्या रहा है। यस बॉस, मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अपने आदमियों की बात सुनकर सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, डैम इट, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। अपने आसपास में ये सब होते हुए देखकर और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए सिद्धार्थ का मन तो कर रहा था कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक एक चांटा दे मारे, पर तभी सिद्धार्थ ने खुद फाट कर दिया और ये देखकर उसके एक्सप्रेशन बहुत ही अगली हो गए। इस वक्त सिद्धार्थ भी कंट्रोल नहीं कर पाया था, उसने भी फाट कर दिया। ये देखकर सिद्धार्थ के लोगों का भी मुंह बन गया और उन्होंने अपने अपने नाक को कवर कर लिया। वो चाहकर भी अपने बॉस से कुछ नहीं कह सकते थे। थोड़ी देर वहीं बैठे रहने के बाद एक बॉडीगार्ड ने वहां से खड़े होते हुए बहुत ही धीरे से अपने बॉस सिद्धार्थ से कहा, बॉस, ये सब हम लोगों के साथ शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सबको उस कार्तिक ने पानी में फेंक दिया था और हम सभी के पेट में समुद्र का वो गंदा पानी चला गया और इसीलिए हम सब लोग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ को फाइनली ये समझ में आ गया था कि वैसे तो हाइजू का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं था। हालांकि नॉर्मली यहाँ लोग इस पानी को पीते नहीं थे और अगर गलती से वो लोग इसे पी भी लें तो एक या दो घूंट से तो उन्हें ज्यादा कुछ असर होने नहीं वाला था। पर अगर वो लोग इसे डेली पिए या 5 से 7 बार भी पी लें तो उन्हें डायरिया होना पक्का था और उसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, क्योंकि इन सब का एक रीजन ये भी था कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है और साथ ही साथ
उस पानी में बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं और अगर ये पानी पॉल्यूटेड भी नहीं होता तब भी यहाँ के लोग इसे पी नहीं सकते थे। और सिद्धार्थ और उसके लोगों ने समुद्र में गिरने के बाद जो पानी पिया उसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा गंदा था और यहाँ तक कि उस पानी में यूरिन भी मिक्स था। सिद्धार्थ यही सब सोच रहा था कि तभी उसका पेट दर्द करने लगा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तभी सिद्धार्थ ने अपना पेट पकड़ते हुए और अपने लोगों को थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बोट को रोको और मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर चलो। इस वक्त सिद्धार्थ को ऐसा फील हो रहा था कि आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे वो चाहकर भी कभी भी नहीं भुला पाएगा और ये सच में बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। सिद्धार्थ की ऐसी हालत देखकर उसके सबऑर्डिनेट्स ने थोड़ा टेंशन लेते हुए उससे कहा, बॉस आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखना। और बॉस अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग हमारी आंखों से गायब हो जाएंगे और फिर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। अपने आदमी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना पेट पकड़ते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, वो लोग हमारी नजरों से बच के कहीं नहीं जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले तो हमने कितने क्लेवर यूज ओल्ड मैन से कार्तिक के बारे में सब कुछ करवाया था, क्या भूल गए तुम? और अब हमें इस बात का तो पता चल ही गया है कि वो लोग रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर रहते हैं, तो हमें जल्दबाजी करने की अब कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए पहले हमें अपनी अपनी बॉडीज को एडजस्ट कर लेना चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके सबऑर्डिनेट ने अपने बॉस सिद्धार्थ की बात से सहमत होते हुए कहा, बॉस ठीक कह रहे हैं, ऐसा करने से कम हम रिलैक्स तो हो जाएंगे और मेरा स्टमक भी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है और ऐसी हालत में हम अपने दुश्मनों से बदला भी नहीं ले पाएंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अब ये हमारी जिंदगी का सवाल भी बन गया है, इसलिए पहले हमें हॉस्पिटल चलकर डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए। और वहीं सिद्धार्थ की तो इस वक्त हालत बहुत खराब हो रही थी और इतना ही नहीं, वो सब सोचकर सिद्धार्थ को वॉमिट करने का मन हो रहा था। वहीं इसी वक्त कार्तिक और स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के सारे एम्प्लॉइज भी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर पहुंच चुके थे। इसीलिए कार्तिक ने इन सारे लोगों को अपनी सिंगल हॉर्न व्हेल यॉच से बाहर आने के लिए कह दिया था। स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ओल्ड एम्प्लॉइज को तो कार्तिक की सिंगल हॉर्न व्हेल यॉच के बारे में पता था, क्योंकि जब ये लोग मुंबई में थे तब कार्तिक ने इन लोगों को कई बार बोट पार्टीज में इन्वाइट किया था और इसीलिए जब इन लोगों को इस बोट में बैठने का फिर से मौका मिला तो ये लोग काफी खुश हो गए थे। पर वहीं जब स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के न्यू एम्प्लॉइज कार्तिक की सिंगल हॉर्न व्हेल यॉच में बैठे तो वहां की लग्जरी देखकर ये लोग खुशी से चिल्लाने लगे और इस वक्त ये लोग काफी ज्यादा हैरान थे। इस वक्त सिंगल हॉर्न व्हेल यॉच की कीमत 6 बिलियन से भी ज्यादा थी और इस पूरे वर्ल्ड में एक यही लार्ज स्केल वॉयज एक्सप्लोरेशन यॉच थी और ये यॉच एक साथ कई किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती थी। एक्यूरेटली इसे यॉच नहीं कहा जा सकता था, पर इसे यॉच कहने में भी कोई बुराई नहीं थी। इस यॉच की कीमत 6 बिलियन रुपीस थी, इसीलिए इसकी साइज भी किसी ऑर्डिनरी शिप से काफी ज्यादा थी और जितनी बड़ी बाहर से ये यॉच थी उतनी ही बड़ी और खूबसूरत ये अंदर से भी थी। इस यॉच का इंटीरियर डेकोरेशन और फर्निशिंग बहुत कमाल की थी और इसीलिए जैसे ही स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के न्यू एम्प्लॉइज इस यॉच के अंदर आए तो उनकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई और ये सब लोग इतने लग्जरी सीन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी उनमें से कुछ एम्प्लॉइज आपस में बातें करने लगे, वाओ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस वर्ल्ड में इतना लग्जरी भी कुछ होता है, सच में ये बहुत लग्जरियस है। अरे उस पियानो की तरफ देखो, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे क्रिस्टल से बनाया। मैंने सही कहा ना? हे भगवान, इसे बनाने में कितना खर्चा हुआ होगा ना? हाँ, खर्चा तो हुआ ही है। क्या तुम लोगों ने नहीं सुना कि बॉस की इस यॉच की कीमत 6 बिलियन से भी ज्यादा है? ओह माय गॉड, 6 बिलियन, रियली? मुझे यकीन नहीं हो रहा अपने कानों पे। एक बार फिर से बोलो। तो क्या ये सच है कि हमारे बॉस के लिए 6 बिलियन कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है? क्या 6 बिलियन रुपीस बॉस के लिए कोई मैटर नहीं करते? क्या लगता है आपको कैसा रिएक्शन होगा इन न्यू एम्प्लॉइज का जब वो कार्तिक का मैनर देखेंगे? हाँ तो खर्चा हुआ ही है। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, बॉस की इस यॉट की कीमत 6 बिलियन से भी ज्यादा है? ओह माय गॉड, 6 बिलियन, रियली? मुझे यकीन नहीं हो रहा अपने कानों पे। एक बार फिर से कहो। तो क्या ये सच है? हमारे बॉस के लिए 6 बिलियन कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है? यस। और ये तो कुछ भी नहीं, तुमने अभी बॉस का मैनर देखा ही कहाँ है। एक बार अगर तुमने बॉस का मैनर देख लिया तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट तो वही है। अगर ऐसी बात है तो मुझे सच में बॉस का मैनर तो किसी भी कीमत पर देखना है और तुम सबसे मैनर की इतनी तारीफ सुनकर तो मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। डोंट वरी, पहले चलकर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर रात को आराम से बॉस का मैनर देख लेंगे। वो कहीं भाग कर जाने वाला नहीं है। यस, शी इज राइट। और फिर हमारे बॉस भी यही हैं, उनका मैनर भी, दोनों कहीं भाग के नहीं जा रहे। सो चिल। हाँ यार, वैसे हमें भी आज बॉस का मैनर देखने का मौका मिल ही जाएगा। हमें तो पता ही चल जाएगा कि आखिर बॉस जैसे बड़े लोग कहाँ रहते हैं और कहाँ सोते हैं। इस वक्त ये सारी गर्ल्स एम्प्लॉइज कार्तिक के बारे में बातें करते करते उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी भगवान को देख रही हो। इन लोगों के लिए कार्तिक बस उनका बॉस ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान भी था जो बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट कर सकता था और इसीलिए इनकी सबकी नजरों में कार्तिक भगवान से कम नहीं था। कार्तिक को देखकर इन सारे लोगों को यही लगता था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो कार्तिक ना कर सकता हो। दूसरों के लिए जो चीज़ शॉकिंग होती थी वो कार्तिक के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती थी। और फ्यूचर में जब स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ये एम्प्लॉइज ओल्ड एम्प्लॉइज बन जाएंगे तो उन्हें फिर धीरे धीरे इन सारी बातों की आदत हो जाएगी। और जैसे ही कार्तिक की ये शिप रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के बिजनेस आइलैंड पर पहुंची तो कार्तिक अपने सारे एम्प्लॉइज को ग्रीट करने के लिए खड़ा हो गया और उसने अपने एम्प्लॉइज से कहा, आप सभी लोग अब बाहर आ सकते हैं और हम जल्द ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही सारे लोगों ने कार्तिक की बात सुनी तो उन सब ने अपनी अपनी बात वहीं रोक दी और तुरंत बाहर आ गए। बाहर आकर जैसे ही इन लोगों ने वहां का नजारा देखा तो हैरानी से उनकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि वीरान और सुनसान पड़ा आइलैंड अब बहुत ही शानदार जगह बन गई थी और इसे देखकर ये कहा जा सकता था कि कार्तिक ने इन सब पर बहुत पैसा खर्च किया था। इसी बिजनेस आइलैंड के जस्ट साइड में ही रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड था। इस वक्त तक इस बिजनेस आइलैंड के चारों तरफ एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स बन चुकी थी और ये बिल्कुल किसी मॉडर्न सिटी जैसा लग रहा था। और जैसे ही कार्तिक के एम्प्लॉइज ने यहाँ का नजारा देखा तो वो आपस में बातें करने लग गए, वाओ, इज दिस अ सिटी? दैट्स अमेजिंग। हमारे बॉस ने तो यहाँ पूरा का पूरा शहर ही बसा दिया। मानना पड़ेगा बॉस में कुछ तो अलग बात है।
ये सभी लोग हैरानी से बस यही सब बातें किए जा रहे थे। वहीं कार्तिक चुपचाप अपने सारे एम्प्लॉयज़ की बातें सुन रहा था। तभी कार्तिक ने स्माइल करते हुए बहुत ही हम्बली अपने सबऑर्डिनेट से कहा, अभी से सिटी कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर हाँ, अब बहुत जल्दी उस लेवल तक भी पहुंच जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर उसके सारे सबऑर्डिनेट्स उससे कहने लगे, बॉस आप बहुत मॉडेस्ट है और इसे अभी भी एक सिटी की तरह कंसिडर किया जा सकता है, पर हाँ, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और अब ये आइलैंड बिजनेस सेंटर बन गया है। मुझे लगता है कि इसके आसपास का एरिया रहने के लिए यूज़ किया जाएगा और ये बहुत लार्ज स्केल पर बना हुआ है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हज़ारों लोग आराम से रहकर काम कर सकते हैं। अब आप ही बताओ, क्या ये किसी सिटी से कम है? वो तो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पर अगर ये ओवरसी में होता तो वहाँ इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट्स देखकर ये किसी सिटी से कम नहीं लगता। इस वक्त स्टार मून कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ ग्रुप बनाकर बहुत ही सिंसियरली अपने बॉस कार्तिक की बातों का रिप्लाई कर रहे थे। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी जहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग रहने वाले थे, और ऐसा भी नहीं था कि इस कंट्री में कोई बड़े डेवलपर्स नहीं थे जिसने आज तक 10,000 से ज़्यादा या इससे ज़्यादा लोगों के रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया ना बनाया हो। हालांकि ये सब बस रेजिडेंशियल एरियाज ही थे और उसके आसपास का जो एरिया था वहाँ पब्लिक रिसोर्सेज थे। पर कार्तिक के पास तो अपना पर्सनल आइलैंड था जहाँ पहले लैंड नहीं बल्कि समुद्र था, और कार्तिक ने उसे भरकर एक समतल जगह बनाई और उसके बाद उसने इसे पूरा डेवलप किया और ये सब सच में बहुत ज़्यादा ऑसम था। ये एंशिएंट रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड अब धीरे धीरे पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा था। धीरे धीरे ये उजाड़ बड़ी जगह कार्तिक के हाथों में आते ही एक खूबसूरत शहर बन गया था। सच में कार्तिक के पास मिट्टी से सोना बनाने की कला थी, तभी कार्तिक ये सब कर पाया। अब आप ही बताइए ना, क्या इससे भी ज़्यादा शॉकिंग कुछ हो सकता है? अगर उनकी जगह हम सब भी होते तो वहाँ का नज़ारा देखकर एक बार को तो हम सब भी ज़रूर शॉक हो जाते। और जैसे ही ये लोग आगे की तरफ जाने लगे तभी कार्तिक ने उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, इस आइलैंड के सेंटर में जो बिल्डिंग है वो इस कंपनी का न्यू हेडक्वार्टर है और इसमें जितने भी 50 फ्लोर्स बने हुए हैं वो सभी कंपनी के ऑफिस हैं। जैसे ही स्टार मून कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ ने कार्तिक की बात सुनी तो पहले तो उन सभी ने बिल्डिंग की तरफ देखा और उसके बाद अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अपने आसपास खड़े सारे स्टाफ मेंबर्स को देखा। इस वक्त इन लोगों को अपने दिल ही दिल में बहुत प्राउड फील हो रहा था। इस वक्त इस बिजनेस आइलैंड पर कुछ फॉरेन कंपनीज भी थी। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये फॉरेन कंपनीज कितनी ज्यादा बड़ी थी या कितनी छोटी थी, पर यह तय था कि इन कंपनीज का कार्तिक की कंपनी से कोई मुकाबला नहीं था और ये सारी कंपनीज कार्तिक की कंपनी के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी, क्योंकि ये सारा आइलैंड और आसपास की सारी जगह कार्तिक की अपनी थी। और कार्तिक के एम्प्लॉयज होने के नाते स्टार मून कंपनी के इन एम्प्लॉयज के मन में नेचुरली कार्तिक के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। इन सब लोगों का बॉस इतना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उनका एम्प्लॉय होने के नाते इन सब लोगों को कार्तिक पर प्राउड फील हो रहा था और इस बात की खुशी भी हो रही थी कि उन्हें कार्तिक के साथ काम करने का मौका मिला। कंपनी के न्यू हेडक्वार्टर्स में एंटर होने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड दिख रहे थे और साथ में वहां लगे इक्विपमेंट्स को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करने लगे। और जैसे ही कार्तिक ने ये सीन देखा तो उसने अपने हाथों से क्लैप करते हुए कहा, हम इतनी जल्दी में भी नहीं है कि हमें आज ही यहाँ काम करना पड़े। हमें ये देखने के बाद इंडस्ट्रियल आइलैंड भी जाना है और वहां जाकर मुझे सभी को रेजिडेंस भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। स्टार मून कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ने इस बारे में पहले से ही सुन रखा था। कंपनी के रिलोकेटेड होने के बाद जिन भी एम्प्लॉयज ने कंपनी के लिए अच्छा काम किया था उन्हें उनके काम के अकॉर्डिंग रेजिडेंस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। स्टार्टिंग में जब स्टार मून कंपनी के एम्प्लॉयज को इस बारे में पता चला था तो इन लोगों को ये मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि हाउसिंग प्राइस डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज को हाउसिंग फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करवा सकता था, और यहाँ भी इनकी कीमत मिलियन और उससे ज्यादा में थी। यहाँ तक कि फर्स्ट टायर सिटी के गोल्ड जोन की रेट्स भी कई लाखों में थी और ये अभी भी उनसे हाई राइज रेजिडेंस थी। और अगर ये कोई मेंशन होता तो इसकी प्राइस इतनी ज्यादा होती कि उसको इमेजिन ही नहीं किया जा सकता था। और किसी भी कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड के बदले में ये सब नहीं देता था, पर ये सब कार्तिक ने अपने एम्प्लॉयज के साथ किया था। कार्तिक को जो कुछ भी करना होता था या कहना होता था वो सब कुछ साफ साफ कह देता था। कार्तिक सच में एक अच्छा बॉस था और वो अपने एम्प्लॉयज की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ये बात सभी जानते हैं कि हाउस एक फिक्स्ड एसेट होती है और हाउस की वैल्यू डे बाय डे सिर्फ इंक्रीज ही होती है, कभी कम नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि फ्लड या कोई नेचुरल डिजास्टर आने पर इनको भी खतरा रहता है। कार्तिक के पास अपने एम्प्लॉयज के लिए इससे बेस्ट कोई गिफ्ट नहीं हो सकता था। कार्तिक के आइलैंड पर जो बिल्डिंग्स और घर बने हुए थे वो सभी एक से बढ़कर एक लग्जरी और वीआईपी कैटेगरी के थे। हालांकि कार्तिक का ये रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड हाइजू के मेट्रोपोलिस से कुछ दूरी पर ही था, पर फिर भी सबको इस बात पर यकीन था कि नियर फ्यूचर में कार्तिक का ये आइलैंड बहुत बड़ी और बसलिंग सिटी में कन्वर्ट हो जाए। और जैसे ही स्टार मून कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ने कार्तिक की ये बात सुनी तो उसके सारे एम्प्लॉयज को घर अलॉट किए जाएंगे, तो ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। और इस वक्त एम्प्लॉयज के हाथ में जो इक्विपमेंट्स थे उन्होंने उसे नीचे रखने के बाद खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी इन सारे लोगों ने एक साथ अपने बॉस कार्तिक से कहा, बॉस आप बेस्ट हो और दुनिया की हर खुशी आपको मिले। इतना कहने के बाद ये सारे लोग कार्तिक को फॉलो करते हुए रेजिडेंशियल आइलैंड की तरफ जाने लगे। हालांकि ये आइलैंड 2 थे, पर कंस्ट्रक्शन और समुद्र को भरने के दौरान कार्तिक ने इन दोनों को कनेक्ट करवा दिया था और अब उन दोनों आइलैंड पर आने जाने के लिए किसी भी बोट की जरूरत नहीं पड़ती थी। वैसे तो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड बहुत बड़ा था, पर अगर ये लोग यहाँ आते जाते रहेंगे तो जल्दी ही यहाँ के एनवायरनमेंट से फैमिलियर हो जाएंगे और साथ ही जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसे भी समझने लग जाएंगे। कमर्शियल आइलैंड और रेजिडेंशियल आइलैंड को लेकर कार्तिक का प्लान एकदम परफेक्ट था, क्योंकि उसके पास हाई क्वालिटी के रेजिडेंस तो थे ही, साथ ही क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स भी थे। और इतना ही नहीं, आसपास में सारी तरह की फैसिलिटीज थी। कार्तिक के इस आइलैंड पर सुपरमार्केट भी था, साथ ही वॉकिंग कमर्शियल स्ट्रीट्स भी थी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बार और एंटरटेनमेंट क्लब्स भी अवेलेबल थे। और ऐसा कहा जा सकता था कि इस टाउन का स्केल थोड़ा छोटा था, पर यहाँ जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी वो सब अवेलेबल थी।
और ये अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट था। और यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी चीज़ के लिए या एंटरटेनमेंट या और हॉस्पिटल वगैरह के लिए यहाँ से कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रहने के साथ साथ उनका काम भी यहीं से पूरा होता जाएगा। हालांकि ये आइलैंड अभी कुछ टाइम पहले ही बन के तैयार हुआ था और यहाँ पर इतने सारे लोग भी अभी काम नहीं कर रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि ये बिजनेस आइलैंड अच्छा नहीं था या यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी रह गई थी। और कमर्शियल आइलैंड के जस्ट नेक्स्ट आइलैंड रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड था, जो एक टॉप क्लास टूरिस्ट रिजॉर्ट था। यहाँ पर हजारों टूरिस्ट हर दिन इस आइलैंड की खूबसूरती को निहारने के लिए आते थे, और इस प्राइवेट रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का टूर करने के बाद सारे टूरिस्ट कार्तिक के बिजनेस आइलैंड को देखने के लिए भी चले जाते थे। प्राइवेट रेन फॉरेस्ट से सीधे मॉडर्न सिटी में आ जाना इन टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस होता था। और जैसे ही कार्तिक अपने स्टार मून कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ रेजिडेंशियल आइलैंड पर पहुंचा तो सारे लोग हैरानी के साथ अपनी आंखों को बड़ा करते हुए उस रेजिडेंशियल एरिया की तरफ देखने लगे। जिन एम्प्लॉयज को इस रेजिडेंशियल एरिया में अपना घर मिलने वाला था, वो एम्प्लॉयज इस बारे में सोचते ही बहुत एक्साइटेड हो गए थे और खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस वक्त इन लोगों को अपने डिसीजन पर बहुत गर्व हो रहा था कि वो स्टार मून कंपनी के यहाँ शिफ्ट होने के बाद खुद भी यहाँ शिफ्ट होने के लिए आ गए थे। अ हाउस व्हाट अ ग्रेट रिवॉर्ड। और ये आइलैंड काफी अच्छी जगह पर लोकेटेड था। क्या लगता है आपको, क्या सिद्धार्थ कार्तिक से बदला लेने वापस आए? जिन एम्प्लॉयज को इस रेजिडेंशियल एरिया में अपना घर मिलने वाला था, वो एम्प्लॉयज इस बारे में सोचते ही बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हो गए थे। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इस वक्त इन लोगों को अपने डिसीजन पर बहुत गर्व हो रहा था कि वो स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के यहाँ शिफ्ट होने के बाद खुद भी यहाँ शिफ्ट होने के लिए आ गए थे। अ हाउस व्हाट अ ग्रेट रिवॉर्ड। और ये आइलैंड भी काफी अच्छी जगह पर लोकेटेड था। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल था। आइलैंड पर चारों तरफ हरियाली थी और यहाँ पर बहुत सारा सुकून भी था, जो सिटीज में कहीं नहीं मिलता था। सिटीज में तो ट्रैफिक और सारे दिन व्हीकल की इतनी सारी आवाजें, वहां पर कभी शांति नहीं मिल पाती थी, जबकि कार्तिक के रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर भरपूर शांति और सुकून था। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह थी कि इन लोगों को काम करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के पास ही कार्तिक का कमर्शियल आइलैंड था, तो यहाँ पर रहना और अर्न करना बिल्कुल ईजी था। पर तभी इन लोगों को इमीडिएटली कुछ रियलाइज हुआ। इस वक्त सडनली इन एम्प्लॉयज के माइंड में ये बात आ रही थी कि वो लोग रह गए जो यहाँ कार्तिक की कंपनी के लिए काम करने के लिए नहीं आना चाहते थे। अगर वो लोग भी आज यहाँ होते तो उन्हें भी ये सब कुछ मिल पाता। अगर उन लोगों को भी ये बात पता चली कि इन्हें बॉस ने रिवॉर्ड के तौर पर रहने के लिए घर दिया है, तो ये जानकर इन लोगों के घाव तो और गहरे हो जाएंगे और उन्हें अपने डिसीजन पर बहुत ही रिग्रेट होगा। और जैसे ही ये लोग उन ब्रांड न्यू हाउसेज में एंटर हुए तो इनकी आंखें हैरानी से बाहर आ गई। इस घर को देखने के बाद स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज को ये बात रियलाइज हुई कि ये हाउस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कमर्शियल हाउस ये लोग अपने लिए खरीदते हैं। ये घर इन लोगों की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बेहतर थे। ये घर अंदर से बहुत अच्छे रिनोवेटेड थे और इनका रिनोवेशन भी बहुत ही हाई क्वालिटी का था। और इन घरों में सभी तरह के हाउस होल्ड अप्लायंसेज या फर्नीचर लगा हुआ था। और अब इन एम्प्लॉयज को घर में शिफ्ट होने के बाद भी कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर इस वक्त इन एम्प्लॉयज को कुछ भी करना ही था तो बस इतना कि ये लोग अपना सारा सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाएं। और कार्तिक की इतनी परवाह अपने एम्प्लॉयज के लिए देखकर ये एम्प्लॉयज भी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। पर कार्तिक के लिए ये रेनोवेशन और इतना खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और जब कार्तिक ने ये हाउसेज अपने अपने एम्प्लॉयज को दे दिए थे तो अब इन सब खर्चों के बारे में सोचने का वैसे भी कोई फायदा नहीं था। कार्तिक को इन सब से किसी भी तरह का लॉस सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं थे। और अगर इन सभी एम्प्लॉयज में से 2/3 न्यू एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाए तो 100 एम्प्लॉयज को ही कार्तिक ने रिवॉर्ड दिया था। और अगर कार्तिक की 1 लाख रेजिडेंशियल कम्युनिटी से इसको कंपेयर किया जाए तो ये कार्तिक के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस जगह की नॉर्मल सेल्स प्राइस चीप तो बिल्कुल नहीं थी। हालांकि कार्तिक को ये जगह थोड़ी चीप लगती थी, पर यह बात सबको पता थी कि नियर फ्यूचर में इसकी रेट्स बहुत ज्यादा हाई फाई होने वाले थे। और इस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर जो भी इंसान घूमने के लिए आता था या किसी वेकेशन पर आता था, उनका यहाँ पर अच्छा खासा खर्चा हो जाता था। और इस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर जो भी लोग आते थे वो एक हाई इनकम ग्रुप होता था। और जो लोग रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर प्रॉपर्टी खरीदना अफोर्ड कर पाते थे वो लोग तो और भी ज्यादा वेल्दी लोग होते थे। और अब यहाँ पर कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ के डेवलपमेंट का ट्रेंड नोटिस कर लिया था। इस जगह के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि कार्तिक ने इस पैलेस को लार्ज स्केल पर पब्लिसाइज नहीं किया था। और अगर एक बार रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की रेपुटेशन के बारे में आसपास के लोगों को पता चल गया और वो लोग यहाँ रहने के लिए किसी भी रीजन से या यहाँ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लग गए तो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की प्राइसेस धीरे धीरे बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। इस वक्त स्टार मून कंपनी के जिन एम्प्लॉयज को कार्तिक से रिवॉर्ड के रूप में हाउसेज मिलने वाले थे, ये बात जानकर वो एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। यहाँ तक कि वो अपनी इस एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और वो चीज उनके फेस पर साफ साफ देखी जा सकती थी। हालांकि स्टार मून कंपनी के जिन न्यू एम्प्लॉयज को हाउस नहीं मिले थे वो इन सबसे बिल्कुल भी जालिस नहीं थे। हालांकि कार्तिक ने उन बचे हुए एम्प्लॉयज को होटल अपार्टमेंट अलॉकेट कर दिए थे और वहाँ का लिविंग एनवायरनमेंट भी बुरा नहीं था। और आज स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ओल्ड एम्प्लॉयज को जो ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज दी जा रही थी वो इस कंपनी के न्यू एम्प्लॉयज के लिए एक मोटिवेशन की तरह था। ये न्यू एम्प्लॉयज भी अब कार्तिक के लिए पूरा मन लगाकर काम करेंगे। और अगर ये सारे एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं तो कार्तिक भी उन एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करेगा। इस वक्त तक कार्तिक ने सारे एम्प्लॉयज को घर अलॉट कर दिया था। जो ग्रास रूट एम्प्लॉयज थे जो अभी अभी स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी में आए थे, उन्हें इस कंपनी के कुछ ओल्ड एम्प्लॉयज से गाइडेंस भी मिल जाएगी। वहीं कार्तिक साशा और रीना को पर्सनली उनके विलास की देना चाहता था। दोनों विलास पास ही मौजूद थे। ऐसा लगता था कि दोनों एक ही प्लॉट में बनाए हों। साशा और रीना स्टार्टिंग से ही कार्तिक के लिए काम करती थी और पूरे मन से काम करती थी, इसीलिए कार्तिक भी इन्हें रिस्पेक्ट देता था।
जैसे ही साशा और रीना ने विला के सामने आकर कार्तिक के हाथों में उस विलास की की देखी तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई और उन्होंने बहुत ही हैरानी से कार्तिक से कहा, बॉस ये विला? साशा स्टार मून कंपनी के एम्प्लॉयज के सामने कार्तिक को बॉस कहकर ही बुलाती थी, पर प्राइवेट में कार्तिक को उसके नाम से बुलाती थी। वो भी इसलिए क्योंकि कार्तिक ने ही ऐसा करने को साशा को कहा था। आफ्टर ऑल कार्तिक और साशा क्लासमेट्स ही थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। कार्तिक साशा के इस तरह सबके सामने उसे उसके नाम से बुलाने पर बाकी लोगों को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए कार्तिक ने साशा से ये सब करने को कहा था और ये कहीं ना कहीं साशा को भी ठीक लग रहा था। साशा कार्तिक को दिल ही दिल में पसंद करती थी और कम से कम वो प्राइवेट में तो कार्तिक को बॉस ना कहकर उसके नाम से ही बुलाना चाहती थी, क्योंकि ये थोड़ा फ्रेंडली लगता था। साशा और कार्तिक दोनों ओल्ड फ्रेंड्स थे, इसीलिए शायद कार्तिक ने उसे इतना अच्छा विला रिवॉर्ड के तौर पर दिया था। पर इस वक्त साशा के साथ रीना को भी इस विला में रहने का मौका मिला था। रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको कभी इतने सुंदर विला में रहने का मौका मिलेगा और उसे अपर एकेलॉन की तरह ट्रीट किया जाएगा, पर फाइनली उसे भी ये चांस मिल ही गया। इतने शानदार विला को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि ये बहुत एक्सपेंसिव विला था और कार्तिक ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये घर सिर्फ रिवॉर्ड के लिए या नाम के लिए नहीं दिए थे, बल्कि इनका इंटीरियर और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और फिर कार्तिक का लेवल देखकर ये कहा जा सकता था कि उसने इन घर और विलास में टॉप के लेवल पर काम करवाया था और ये घर और विलास टॉप क्वालिटी के थे। भले ही ये कॉस्ट किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए बड़ी हाई थी, पर कार्तिक जैसे बड़े आदमी के लिए इतने से पैसे कोई खास मैटर नहीं करते। एक विला को बनाने की कॉस्ट मिलियन और 100,000 रुपीज़ थी और रिनोवेशन की कॉस्ट 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं था, पर कार्तिक अपने उन एम्प्लॉयज़ को दिल से रिवॉर्ड देना चाहता था जो उसकी कंपनी के लिए दिल से काम करते थे, और ऐसा करके कार्तिक को ज़रा सा भी बुरा नहीं लग रहा था। और वैसे भी कार्तिक मित्तल के लिए कुछ मिलियन रुपीज़ कोई मैटर नहीं करते थे। और अगर रीना की बात की जाए तो कार्तिक ने रीना को कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं दिए थे जो नॉर्मल से बाहर जाकर हो। स्टार्टिंग में जब रीना ने कार्तिक की स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन की थी तो उसे डांस क्लब के मेंबर्स को लीड करने में कार्तिक को बहुत कंट्रीब्यूट किया था, और उसके बाद धीरे धीरे रीना ने कार्तिक की कंपनी में डांस क्लब के बहुत सारे लोगों को ऐड कर दिया था। उसके बाद जाकर स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी आगे एक्सपेंड हो पाई और आज इतना ज़्यादा ग्रो कर पाई थी, और इस हिसाब से रीना को साशा के जैसा ही एक विला देना बिल्कुल रीजनेबल था और वो इसको कम्प्लीटली डिजर्व करती थी। कार्तिक ने जो विला साशा और रीना को रिवॉर्ड के तौर पर दिया था, उस विला को देखने के बाद साशा और रीना की आंखें हैरानी से बाहर आ गई थी, और जैसे ही कार्तिक ने उनको देखा तो उसने स्माइल करते हुए उससे कहा, ये लो इस विला की कीज, तुम दोनों ये विला डिजर्व करते हो। जैसे ही साशा और रीना ने कार्तिक की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत उस विला को लेने से मना कर दिया। तभी साशा ने सबसे पहले मना करते हुए कार्तिक से कहा, नहीं बॉस, हम ये नहीं ले सकते, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तभी रीना ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कार्तिक से कहा, बॉस मैं भी ये विला एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, आप ही बताइए ना मैं इतना महंगा विला कैसे रख सकती हूँ। मेरे कंपैरिजन में साशा इस विला को भी फिर भी डिजर्व करती है, पर मैं तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती इस विला को, मेरा इसे भूल जाना ही बेहतर है। तभी कार्तिक ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तुम दोनों इसे रिजेक्ट मत करो, तुम दोनों को सामने वाले इंसान के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। और फिर मैंने इस बारे में काफी टाइम पहले से सोच रखा था और मुझे लगता है कि इसे लेने में कोई बुराई नहीं है। तुम दोनों को कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होने के नाते इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और फिर ये देखकर दूसरे एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे और कंपनी के लिए सीरियस होकर काम करेंगे। कार्तिक की बात सुनने के बाद भी साशा उसके ऑफर को रिफ्यूज करना चाहती थी, बट साशा ने पहले यही सोचा था कि कार्तिक उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक नॉर्मल हाउस ही देगा, और साशा ने कभी भी इतने आलिशान और अनइमेजिनेबल विला के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। पर अनएक्सपेक्टेडली कार्तिक उसे एक ऐसा विला दे रहा था, और ये बात साशा के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी। एक ऑर्डिनरी हाउस और एक विला में जमीन आसमान का अंतर होता था। इसे ऐसा भी कहा जा सकता था कि विला किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। इस वक्त साशा ने जैसे ही कार्तिक की तरफ देखा तो कार्तिक बहुत सीरियस दिख रहा था। तभी कार्तिक ने साशा से थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, इस कंपनी का प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हारे और ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज के हाउसेज में डिफरेंस है, और ये तुम सबको तुम्हारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ। और वैसे भी अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो बाकी के एम्प्लॉयज को मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा और वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। कार्तिक की बात सुनकर साशा ने उसे बहुत ही सॉफ्टली कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ बॉस, पर ये विला बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। साशा की बात सुनकर कार्तिक ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही ऐसा रिवॉर्ड दे रहा हूँ। क्या मैंने रीना को सेम रिवॉर्ड नहीं दिया? और साथ ही कियारा, अर्थ और अरुण को भी मैंने सेम रिवॉर्ड दिए हैं। ये सुनने के बाद कहीं साशा को शांति आई। फिर उसने कार्तिक की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, ऑलराइट, तब तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। तभी कार्तिक ने स्माइल करते हुए कहा, दैट्स गुड, ये लो विला की कीज। ये कहने के बाद कार्तिक ने जल्दी से साशा के हाथों में विला की कीज दे दी, जबकि रीना को कार्तिक ने बाद में उसके रिवॉर्ड को रिजेक्ट करने का चांस ही नहीं दिया, और कार्तिक ने रीना का हाथ खींचकर उसे सेकंड विला की थमा दी। क्या लगता है आपको कैसे लेगा सिद्धार्थ कार्तिक और उसके लोगों का बदला? तभी कार्तिक ने स्माइल करते हुए कहा, दैट्स गुड, ये लो इस विला की कीज। ये कहने के बाद कार्तिक ने जल्दी से साशा के हाथों में विला की कीज दे दी, जबकि रीना को कार्तिक ने बाद में उसके रिवॉर्ड को रिजेक्ट करने का चांस ही नहीं दिया, और कार्तिक ने रीना का हाथ खींचकर उसे विला की थमा दी। इस वक्त कार्तिक ने रीना का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर रीना का फेस हल्का गुलाबी हो गया और उसने शर्माते हुए कार्तिक से कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस। तभी कार्तिक ने साशा और रीना से कहा, ऑलरेडी अब तुम दोनों जाओ और जाकर अपना विला देखो, और उसके बाद अपने स्टाफ को जाकर चेक कर लो कि उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, कियारा और अर्थ बस वहाँ से आते होंगे। कार्तिक की बात सुनकर साशा और रीना ने सेम टाइम पर रिप्लाई करते हुए कार्तिक से कहा, ओके ओके। साशा ने कंपनी को मूव करने के लिए ही सारे एम्प्लॉयज को लीड किया था। कियारा, अर्थ और अरुण का ग्रुप कुछ टाइम बाद बना था। कियारा इमेज डिजाइन वर्क कंपनी की इंचार्ज थी, और साथ ही कियारा का अपना एक क्लोथिंग डिजाइन स्टूडियो भी था।
आइटम्स और इक्विपमेंट्स को मूव करने का काम बहुत ही टफ था और ये काम सबकी हेल्प से ही हो सकता था। हालांकि जो लोग लेट आने वाले थे उन्हें लेट आने का एडवांटेज मिलने वाला था और उन्हें हाइजू के एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लेन को रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते थे। पर जब तक कार्तिक वापस आया तब तक कियारा और बाकी सब लोगों का प्लेन लैंड हो चुका था और जैसे ही प्लेन का दरवाजा ओपन हुआ तो सबसे पहले उसमें अर्थ निकल कर आया और जैसे ही उसने कार्तिक को देखा तो उसने एक अजीब सी चीख निकाली। कार्तिक से कहा, ओ ब्रदर, तुम्हें देखे काफी टाइम हो गया था, कैसे हो तुम? तभी कार्तिक ने अर्थ की ऐसी टोन सुन के थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए अर्थ से कहा, तुमने इस तरह से बात करना कहां से सीखा? तभी अथर्व जो अर्थ के पीछे ही खड़ा था उसने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहा, क्योंकि इसने बहुत सी फॉरेन फिल्म्स देखी और वो सारी फिल्म्स मैंडरिन में थी। अर्थ की बात सुनकर कार्तिक ने उसकी बात को कैच करते हुए उसे कहा, ओ अच्छा, अब समझ में आया, कोई मेरी तरफ से इसे 2 चांटे क्यों नहीं मार देता? जैसे ही अर्थ ने कार्तिक की बात सुनी तो वो शॉक रह गया और उसने हैरानी से कहा, डोंट, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। और जैसे ही अर्थ ने ये बात कही सब तेज तेज हंसने लगे। अर्थ की बात सुनकर इस वक्त कार्तिक को भी हंसी आ गई और तभी कार्तिक अर्थ और अथर्व के पास जाकर गले मिलने लगा। इन लोगों को आपस में मिले हुए काफी दिन हो गए थे, पर ये लोग इतने दिनों तक दूर रहने के बाद भी दिल से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तभी एक प्यारी सी आवाज आई, कार्तिक। तभी कार्तिक ने अपना सिर घुमा के देखा, ये आवाज कियारा की थी। कियारा इस वक्त एक खुशबू की तरह थी जो आसपास अपना एहसास करवा रही थी और आज कियारा बहुत खूबसूरत लग रही थी और धीरे धीरे कार्तिक की तरफ ही आ रही थी। जैसे ही कार्तिक ने कियारा को देखा तो उसने स्माइल करते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहा, हे कियारा, यू आर बैक। और इसके बाद कियारा और कार्तिक एकदम चुप हो गए। कियारा और कार्तिक के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है और उनके दिल में भी एक दूसरे के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। कार्तिक और कियारा काफी टाइम से एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, इसीलिए वो शांति से बस एक दूसरे को निहारे जा रहे थे। और जैसे ही अर्थ और अथर्व ने अपने सामने का ये सीन देखा तो दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी और फिर दोनों ने एक साथ कहा, कार्तिक, तुम दोनों आराम से बात करो, हम रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। कार्तिक ने इन दोनों की बात सुनी तो उसने अपना हाथ उठाते हुए उन दोनों को रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब साथ में चलते हैं और मैंने तुम सबके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। इतना कहकर कार्तिक ने उन्हें अपनी कार में बैठा लिया और रेजिडेंशियल आइलैंड की तरफ ड्राइव करते हुए जाने लगा। कार में बैठने के बाद अर्थ और अथर्व ने आइलैंड पर बनी हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तरफ देखा और ये देखने के बाद कुछ टाइम के लिए तो ये दोनों इमोशनल हो गए और कहने लगे, जब हम लोग मुंबई गए थे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था और अब ये सब एकदम बदल गया। इसको बनने में कितना टाइम लगा होगा? इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर पूरी की पूरी सिटी बन गई है। हाँ कार्तिक, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे बने हुए काफी टाइम हो गया। कार्तिक, तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जैसे ही कार्तिक ने अर्थ और अथर्व की बात सुनी तो उसने स्माइल करते हुए उससे कहा, ये कुछ नहीं, अभी यहाँ बहुत कुछ ऐसा है, इससे भी ज्यादा शॉकिंग है वो। और जैसे ही अर्थ और अथर्व ने कार्तिक की बात सुनी तो उनकी भौहें खड़ी हो गई और उन्होंने कार्तिक की बातों में इंटरेस्ट लेते हुए कहा, वो क्या है, हमें भी बताओ। अर्थ और अथर्व को इतना एक्साइटेड होते देखकर कार्तिक ने स्माइल करते हुए उनसे कहा, ये एक सरप्राइज है, ये मैं तुम्हें अभी कैसे बता दूं, सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। एक्चुअली कार्तिक का सो कॉल्ड सरप्राइज इंडस्ट्रियल आइलैंड था और इन्होंने ये जगह अभी तक नहीं देखी थी। ये इंडस्ट्रियल आइलैंड सिर्फ बड़ा ही नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जो नियर फ्यूचर में पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग होने वाली थी और ये सबके लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज था। कार्तिक ने फ्यूचर के लिए भी कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे थे और कार्तिक को इस बात पर पूरा विश्वास था कि अर्थ और अथर्व को वो सब बहुत पसंद आएगा। पर जैसे ही कार्तिक की नजर कियारा पर गई, जो कार में बैठने के बाद अब तक एकदम साइलेंट बैठी हुई थी, तो उसे देखकर कार्तिक ने उसे पूछा, कियारा, इस दौरान तुम मुंबई में ठीक से रह रही थी ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना वहाँ? कार्तिक की बात सुनकर कियारा ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए उसे कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब बिल्कुल नॉर्मल था। कियारा के फेस पे इस तरह के फोर्स एक्सप्रेशन और जबरदस्ती की स्माइल देखकर कार्तिक को ये बात तो समझ में आ गई थी कि कियारा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। कियारा हमेशा से ही मुंबई में रही थी और कार्तिक को कियारा की सारी सिचुएशंस के बारे में सब पता था। जब ये लोग आइलैंड के विला डिस्ट्रिक्ट पर पहुंचे तो कार्तिक ने कार से बाहर आकर अर्थ और अथर्व को हाथ से इशारा करते हुए कहा, तुम इनमें से कोई भी विला को चूज कर सकते हो, तुम्हें मेरे साथ जरा भी पोलाइट बिहेव करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही अर्थ ने कार्तिक की ये बात सुनी तो उसने बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कार्तिक से कहा, डैम कार्तिक, क्या तुम सच कह रहे हो? तभी अथर्व ने थोड़ा हकलाते हुए कार्तिक से कहा, रियली, क्या मैं इनमें से कोई भी विला चूज कर सकता हूँ? अथर्व की बात सुनकर कार्तिक ने उसे कंफर्म करते हुए कहा, यस, कोई भी जो तुम लोगों को अच्छा लगे। तुम्हें इनमें से कौन सा अच्छा लगा बताओ, मैं उसी विला की कीज किसी से कहकर मंगवा लेता हूँ। और जैसे ही अथर्व ने कार्तिक की बात सुनी तो उसने उसकी तरफ झपट्टा मारते हुए उसे हक कर लिया और फिर उसे पागलों की तरह किस करते हुए कहने लगा, ओ कार्तिक, तुम बहुत अच्छे हो एंड आई लव यू। हालांकि अब तक कार्तिक ने अथर्व को किक मार के खुद से दूर कर दिया और उसे चिढ़ते हुए बोला, गेट लॉस्ट। तभी अथर्व ने कार्तिक की बातों की परवाह ना करते हुए हंसते हुए उसे कहा, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और ये सारी विलास देखने में बहुत लग्जरी लग रहे हैं। तभी कार्तिक ने थोड़ा इम्पेशेंटली अथर्व से कहा, नॉनसेंस, अब जल्दी से अपने लिए कोई विला चूज करो। कार्तिक की बात सुनकर अथर्व और अर्थ अब थोड़ा सीरियस हो गए थे, जल्दी से विला एरिया में आकर अपनी पसंद का विला चूज करने लगे। इस वक्त यहाँ कार्तिक और कियारा ही रह गए थे। तभी कार्तिक ने कियारा की तरफ स्माइल करते हुए उसे कहा, फाइनली मैंने इन दोनों को यहाँ से दूर भेज दिया, अब तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही कियारा ने कार्तिक की बात सुनी तो उसका दिल तेज धड़कने लगा और तभी उसने थोड़ा शर्माते हुए कार्तिक से कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी कार्तिक ने कियारा का हाथ पकड़ लिया और चलते चलते उसे कहने लगा, बस मुझे फॉलो करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेट्स गो। जैसे ही कियारा ने कार्तिक की बात सुनी तो उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया और कियारा अपना सिर झुकाए कार्तिक के पीछे पीछे जाने लगे। तभी थोड़ी देर के बाद कार्तिक ने कियारा से कहा, हम यहाँ आए, दिस इज द प्लेस। तभी कियारा ने थोड़े डाउट के साथ अपने सामने का सीन देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। ये जो विला कार्तिक ने बनवाया है इसे अभी तक किसी को सेल नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था और रोड के दोनों तरफ जो पेड़ हैं वो बहुत लंबे और घने हैं और इसके जस्ट आगे ही एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई थी और इसी के पास में कार्तिक और कियारा खड़े हुए थे। तभी कार्तिक ने विला की तरफ पॉइंट करते हुए कियारा से कहा, ये विला मैंने तुम्हारे रहने के लिए अरेंज किया है,
कार्तिक की बात सुनकर हैरानी से खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कियारा कार्तिक से कहती है, क्या मेरे लिए? तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये विला मेरे लिए है? कियारा की बात सुनकर कार्तिक ने उससे सहमत होते हुए कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। मैंने स्पेशली ये विला तुम्हारे लिए चूज किया है और ये इंटायर विला एरिया में सबसे बढ़िया जगह है। क्या तुम्हें पसंद आया? कार्तिक की बात सुनकर कियारा अचंभे के साथ कुछ देर के लिए कार्तिक को दिखती रही और फिर उसने अपने सिर को नीचे झुकाकर बहुत ही धीमी आवाज में कार्तिक से कहा, अगर ये तुम्हारे पूरे विला एरिया में सबसे बेस्ट विला है तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तभी कियारा ने कार्तिक की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे कहा, क्या हुआ, तुम नाखुश लग रहे हो? कार्तिक को ये नहीं पता था कि कियारा को इन सब महंगे से विला से भी ज्यादा कार्तिक का अपने करीब रहना पसंद था। कार्तिक की बात सुनने के बाद कियारा ने उससे कहा, तुमने ये जगह इसीलिए डेवलप किया ना ताकि तुम इसे पब्लिक को सेल कर सको, तो बेहतर रहेगा कि तुम इस विला को सेल कर दो क्योंकि इसे मुझे देना बहुत ज्यादा वेस्टफुल है। कियारा की बात सुनकर कार्तिक ने उसे कहा, ये क्या कह रहे हो तुम कियारा? तभी कियारा ने कार्तिक से कहा, क्योंकि मैं अकेले इतने बड़े विला में नहीं रह सकती। इतना खूबसूरत विला पूरी कम्युनिटी में बेस्ट पोजीशन पर बना हुआ था और इस विला की डिजाइन भी बहुत एलिगेंट थी। ये विला जितना ज्यादा बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से था और साथ ही यहाँ से आसपास की सीनरी भी बहुत अच्छे से देखी जा सकती थी। इस पूरे विला में 3 फ्लोर्स थे और साथ ही इसमें एक बेसमेंट भी था। इस विला के बाहर की तरफ एक कोर्टयार्ड भी था। इस पूरे विला में 20 से ज्यादा रूम्स बने हुए थे, इसीलिए कियारा के लिए इतने बड़े विला में अकेले रहना पूरी तरह से वेस्ट था। पर वहीं कार्तिक का कुछ और ही मानना था। तभी कार्तिक ने कियारा को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ मुझे ये सब पता है, पर तुम्हें इस विला और उसकी डिजाइन तो बहुत पसंद आई है ना, और फिर बिना ज्यादा जगह के तुम इतने सारे क्लोथिंग मटेरियल्स भी तो स्टोर नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है। कार्तिक की बात सुनकर कियारा अपना सिर उठाकर कार्तिक की तरफ देखने लगे। कियारा इस वक्त कार्तिक से कुछ कहना तो चाहती थी, पर फिर उसने कार्तिक से कुछ नहीं कहा और तभी कार्तिक ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कियारा से कहा, और अगर अभी तुम यहाँ रहने में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम अपने पेरेंट्स को भी यहाँ बुला सकती हो और उनके साथ रह सकती हो। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों कियारा इस विला में अकेले नहीं रहना चाहती थी? कार्तिक ने अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कियारा से कहा, और अगर अभी तुम यहाँ रहने में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला सकती हो और उनके साथ यहाँ रह सकती हो, ओके? कार्तिक की बात सुनकर कियारा ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरे पेरेंट्स की अपनी भी तो जॉब है और वो अपनी जॉब छोड़कर मेरे साथ यहाँ कैसे रह सकते हैं? कियारा की बात सुनकर कार्तिक ने स्माइल करते हुए उससे कहा, इसमें इतना अनरियलिस्टिक क्या है, और अब तो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड भी एक सिटी बन चुका है और यहाँ भी वर्क के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और वैसे भी अब तुम्हारे पेरेंट्स का रिटायर होने के बाद आराम करने का टाइम आ गया, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जॉब क्यों करते हैं? अब ऐसा मत कहना कि जितने रुपीज तुम अर्न करते हो वो तुम्हारे पेरेंट्स के रिटायरमेंट के लिए इनफ नहीं है। तभी कियारा ने कार्तिक के दी हुई विला की कीज को देखते हुए अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए बहुत ही सॉफ्टली कार्तिक से कहा, नहीं, अगर वो यहाँ पर भी जॉब के लिए आते हैं तब भी वो इतने कम टाइम में तो यहाँ नहीं आ पाएंगे, पर अगर मैं इतने बड़े विला में अकेली रही तो मैं बहुत ज्यादा डर जाऊंगी। जैसे ही कार्तिक ने कियारा की बात सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और अब जाकर कार्तिक को ये बात समझ आ रही थी कि कियारा उसके विला को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उसे अकेले रहने में डर लग रहा था। अब कहने को क्या ही बचा था, इसीलिए कार्तिक ने एक एविल स्माइल देते हुए कियारा को अपनी गोद में उठाते हुए विला में वो ले गया। तभी कार्तिक ने स्माइल देते हुए कियारा से कहा, अकेले रहने में डर लगना भी चाहिए और वैसे भी इस सिचुएशन को कोई सॉल्व कर भी नहीं सकता, इसलिए अब तुम फ्यूचर में मेरे साथ ही रहना। कार्तिक को ऐसा करते हुए देखकर कियारा ने शर्माते हुए उसके पीठ पर हल्का सा पुश करते हुए उसे कहा, कार्तिक तुम नहीं सुधरोगे, अगर हमें किसी ने इस तरह देख लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि कियारा के ऐसा करने से कार्तिक को गुदगुदी हो रही थी। अब तक कार्तिक ने कियारा के फिजिकल बर्डन की तरफ ध्यान नहीं दिया था और उसे कियारा बिल्कुल हैवी नहीं लग रही थी। कार्तिक ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने और कियारा के रिलेशन के बारे में आज कियारा से ओपनली बात करेगा, पर कार्तिक किसी भी काम को करने के लिए बहुत टाइम लेता था और अपनी बात खुलकर किसी के भी सामने नहीं रख पाता था, पर ये आज के कार्तिक का स्टाइल नहीं था। अब क्योंकि कार्तिक और कियारा दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, अब उन्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी और कार्तिक अपनी बात कियारा को स्ट्रेट टू द पॉइंट कह सकता था। कार्तिक को अब यही लग रहा था कि जो कहना है वो डायरेक्टली कहो, वरना इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ में जो करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, यही कार्तिक मित्तल का स्टाइल था। कार्तिक कियारा को अपनी बाहों में उठाकर विला में एंटर हो गया। ओरिजिनली कार्तिक कियारा के साथ लिविंग रूम में बैठकर खूब सारी बातें करना चाहता था और ये लिविंग रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस वक्त कार्तिक और कियारा को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ कोई नहीं था और इस विला का बेस्ट पार्ट यही था, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था और बेडरूम भी सेकंड फ्लोर पर था। हालांकि यहाँ एक इंडोर एलिवेटर भी लगा हुआ था। कार्तिक कियारा को लेकर सेकंड फ्लोर पर बने हुए बेडरूम में आ गया। कार्तिक कियारा के करीब आने ही वाला था, पर तभी कियारा ने अपनी आंखों को बंद करते हुए शर्माते हुए कार्तिक से कहा, नहीं कार्तिक, अभी नहीं, अभी ये सब नहीं। जैसे ही कार्तिक ने कियारा की बात सुनी तो उसने अपनी भौंहों को ऊपर करते हुए कियारा से कहा, क्या हुआ? कियारा की मना करने पर कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे कियारा अब उसे पसंद नहीं करती और शायद इसीलिए वो उसे करीब नहीं जाने दे रही थी। तभी कियारा ने कार्तिक से कहा, मैं अभी जस्ट प्लेन से आई हूँ और मैंने अभी तक शावर भी नहीं लिया है। जब कार्तिक ने कियारा की बात सुनी तो जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और फिर उसने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, लेट्स गो। और इतना कहकर कार्तिक ने कियारा को उठा लिया और बाथरूम की तरफ चला गया। कार्तिक के इस विला में सब कुछ एक से बढ़कर एक लग्जरियस था और इस विला का बाथरूम 50 स्क्वायर मीटर में था। इसमें एक स्पेशलाइज्ड स्पा बाथ था जिसमें कोई भी बॉडी मसाज करवा सकता था। कियारा तो कार्तिक को हमेशा से ही पसंद करती थी और ये उसके लिए कोई फर्स्ट टाइम भी नहीं था जब वो कार्तिक के साथ अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर रही थी। लास्ट टाइम कार्तिक को ये मौका इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि कार्तिक किसी काम से मार्केट चला गया था, पर इस बार कार्तिक पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था और आज कुछ ऐसा नहीं था जो कार्तिक को कियारा के करीब आने से रोक सकता था। कार्तिक को इस वक्त कियारा से ढेर सारा प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। कियारा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद कार्तिक कियारा को फॉलो करते हुए विला कॉम्प्लेक्स में आ गया था। वहीं अर्थ और अथर विला कॉम्प्लेक्स में काफी टाइम से वेट कर रहे थे।
और जैसे ही अर्थ और अथर्व ने दूर से कार्तिक और कियारा को साथ में आते हुए देखा तो वो दोनों भागते हुए कार्तिक और कियारा के पास आ गए और उनसे कहा, कार्तिक, हमने एक विला चूज किया और अब तुम अपनी बात से पीछे मत हटना, क्योंकि तुमने खुद हमें इनमें से कोई एक विला चूज करने को कहा था। अर्थ और अथर्व की बात सुनकर कार्तिक ने स्माइल करते हुए उनसे कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हो? मैं वो इंसान हूँ जो अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। अब जल्दी से वो विला का नंबर बताओ जो तुम लोगों ने पसंद किया, मैं उसकी की किसी से कहकर मंगवा देता हूँ। कार्तिक ने अर्थ और अथर्व को खुद से ही विला चूज करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि कार्तिक इन दोनों को अच्छे से जानता था और उन दोनों की पसंद को भी। इसीलिए कार्तिक के लिए यही अच्छा था कि ये लोग खुद ही उसे चूज कर लें। अर्थ और अथर्व के रूम नंबर की लोकेशन लेने के बाद कार्तिक उस लोकेशन के बारे में कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कंफर्म करते हुए उनसे कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें रहने के लिए यही जगह चाहिए? ये दोनों विलास हाई राइज रेजिडेंस के पास ही थे। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा नॉइजी प्लेस है? कार्तिक की बात सुनकर अर्थ ने तुरंत उससे कहा, हाँ, इन विलास की पोजीशन वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए थी, पर फिर भी हमें ये विलास अच्छे लगे और हम वैसे भी इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले और बस एंजॉय करने वाले। पर मैं तुम्हें एक कंसीडरेशन देना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अर्थ की बात सुनने के बाद कार्तिक को समझ नहीं आया था कि वो उसकी बातों पर हंसे या रोए। तभी कार्तिक ने उसे कहा, तुम मुझे कुछ कंसीडरेशन देना चाहते हो? तभी अथर्व ने कार्तिक से कहा, ये विलास जिस पोजीशन में है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कभी नहीं बिकने वाला, इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि हम आपको इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प कर दें। अथर्व की बात सुनकर कार्तिक ने मैप की तरफ देखा और उसे तुरंत समझ में आ गया कि आखिर ये दोनों क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कार्तिक ने अथर्व से कहा, तुम दोनों सच में बहुत हरामी हो और मुझे सब पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए तुम दोनों को यहाँ सिर्फ शो ऑफ करने के लिए तुम रहना चाहते हो, राइट? कार्तिक की बात सुनकर अर्थ और अथर्व दोनों ने अपने सिर के बाल खींचते हुए और थोड़ा एम्बैरस फील करते हुए कार्तिक से कहा, हे, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? यहाँ पर इनके कॉलेज स्टूडेंट्स भी काफी समय से रह रहे थे और वो भी सेम डॉर्मेट्री में। अर्थ और अथर्व ने जो विला चूज किया था वो यहाँ के हाई राइज रेजिडेंस के पास में ही था और ये प्लेस फ्यूचर में बहुत बिजी रहने वाला था, इसीलिए वहाँ पर रहने के लिए कम ही जगह बचने वाली थी और ये दोनों साथ में एक दूसरे के साथ हुकअप कर सकते थे और किसी खूबसूरत लड़की को पटाकर उसके साथ फन कर सकते थे। हालांकि कार्तिक को अर्थ और अथर्व के अभी बनते बिगड़ते प्लान्स के बारे में कुछ क्लियर नहीं था, क्योंकि उनकी खुद अभी तक शादी नहीं हुई थी। इसीलिए जैसे ही उनके सामने इन दोनों के बारे में बात आई तो कार्तिक के माइंड में 36 तरह के आइडियाज आने लगे। और वैसे भी दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, पर फिर भी कार्तिक इस तरह के सेंसिटिव मैटर में उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था। कार्तिक अपनी तरफ से सिर्फ कार्स, विलास और यहाँ तक कि स्टेटस में उनकी हेल्प कर सकता था। हालांकि किसी लड़की को पटाना हर किसी के बस की बात नहीं थी और जिसमें एबिलिटी होती थी वही ये सब कमाल कर सकता था और कार्तिक इन सब में इन दोनों की कोई मदद नहीं कर सकता था। तभी कार्तिक ने उनसे कहा, इट्स अप टू यू गाइस, एनीवे, तुमने ये विलास खुद से चूज किया है और जब तक ये तुम्हें पसंद है तब तक एंजॉय करो। तभी अथर्व ने कार्तिक से कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है और मैंने अपने फिंगर्स पर ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेट कर लिया और जो विलास हम दोनों ने चूज किए वो डेफिनेटली इस पूरी कम्युनिटी के बेस्ट लोकेशन वाले विलास हैं और फ्यूचर में हमारे पास लव और लक दोनों होगा और ये विलास हम दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। कार्तिक से बात करने के बाद अथर्व ने अपनी शार्प आइज से नोटिस की एक बात कि इस वक्त कियारा के एक्सप्रेशन थोड़े अननेचुरल लग रहे थे और जैसे ही अथर्व ने कियारा को थोड़ा पास से देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कियारा अब जाकर के थोड़ा रिलैक्स दिख रही थी, पर वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो कुछ भी कियारा के बारे में रियलाइज करने से पहले थोड़ा पजल्ड हो गया और फिर उसने धीरे से अर्थ के करीब जाकर कार्तिक की तरफ इशारा वो करने लगा। स्टार्टिंग में तो अर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अथर्व क्या कहने की कोशिश कर रहा था, पर अथर्व के कहने पर अर्थ ने कियारा की तरफ देखा और तब जाकर अर्थ को पूरा माजरा समझ आ गया। तभी अर्थ ने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, ये दोनों लोग जो मन चाहे वो करते रहते हैं और पता ही नहीं और क्या क्या करने का मन करता रहता है इन लोगों का। अर्थ की बात सुनकर कार्तिक ने उसकी तरफ मुड़ते हुए उससे कहा, अब क्या हो गया तुम्हें जो फिर से चिल्लाने लग गए? पागल वागल तो नहीं हो गया तुम? कार्तिक की बात सुनने के बाद अर्थ और अथर्व दोनों कार्तिक को छेड़ते हुए उसकी तरफ आंख मारने लगे। अर्थ और अथर्व की ऐसी हरकत देखकर कार्तिक और ज्यादा कंफ्यूज हो गया और अर्थ और अथर्व से कहने लगा, क्या हो गया तुम दोनों को? अभी तक तो ठीक थे, किसी पागल कुत्ते ने काट लिया तुम्हें या तबीयत वगैरह खराब हो गई तुम दोनों की? और तुम दोनों इतना अनकंफर्टेबल कैसे हो गए? जैसे ही कार्तिक ने अर्थ और अथर्व से ये बात कही तो दोनों एकदम चुप हो गए, क्योंकि वो कियारा के सामने कार्तिक से कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। अर्थ और अथर्व इस वक्त कार्तिक को अपने पास खींचकर उसके और कियारा के बारे में इंटरोगेशन करना चाहते थे। तभी अर्थ ने कार्तिक से इंटरोगेशन करते हुए कहा, कार्तिक, सच सच बताओ, तुमने जब हम दोनों को विला एरिया में भेजा था तो उसके बाद तुम्हारे और कियारा के बीच में कुछ? तभी अथर्व ने थोड़ा सीरियस होते हुए कार्तिक से कहा, बी फ्रैंक ना कार्तिक, अब बताओ भी। इन दोनों की बातें सुनकर अब जाकर कार्तिक को इनकी बात समझ में आई। तभी कार्तिक ने अर्थ और अथर्व से कहा, तुम दोनों को भगवान ने इतनी पैनी आंखें दी है, आई एम श्योर तुम्हें ऑलरेडी सब समझ में आ गया। क्या लगता है आपको